जब भी हम किसी बीमारी के डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल, मेडिकल साइंस में ये जो क्लैरिटी है ना, वो बहुत तसल्ली देती है लोगों को। राइट। जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूटती है, तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफ़ेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस इशारा करके कहता है कि भाई देखिए ये रही समस्या। सही बात है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, शुक्रिया बिल्कुल शुक्रिया। ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इंसानी दिमाग को ना ऐसी चीजें बहुत पसंद है जिन्हें देखा जा सके या किसी कैटेगरी में रखा जा सके। लेकिन जैसे ही हम मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और ख़ास तौर पर हमारी आदतों की दुनिया में कदम रखते हैं ना, अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल काम नहीं करती, वहाँ सब कुछ बहुत धुंधला हो जाता है। हाँ, हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही अजीब है। मतलब महीनों से कोने में पड़ा जिम का बैग हमें घूर रहा होता है, या हर रात डिनर के बाद मीठा खाने की वो जो एक अनियंत्रित सी इच्छा होती है, वो हावी हो जाती है। और हम जानते हैं कि ये गलत है। हाँ, हम जानते हैं कि गलत है, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। इसे ही ना डायग्नोस्टिक धुंधलापन कहते हैं। कोई भी एक्सरे मशीन आपको ये नहीं बता सकती कि हम बार बार अपना फोन क्यों चेक करते हैं, या जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो नाखून क्यों चबाने लगते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय बहुत ही प्रैक्टिकल है और हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हर किसी की जिंदगी से। आज हम ना एक बुरी आदत की शारीरिक और मानसिक संरचना को गहराई से डिकोड करने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि इस चक्र को जड़ से कैसे तोड़ा जाए। जो कि सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज के हमारे जो स्रोत हैं, उनमें चार्ल्स डुहिक की बहुत ही मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट के कुछ बेहद दिलचस्प हिस्से शामिल हैं। साथ ही इस विषय पर लिखे गए विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण, जेम्स क्लियर के लेख और हेल्थ लाइन की कुछ रीसेंट रिसर्च भी हैं। ये सारे सोर्सेज अपने आप में बहुत ही गहरी इंसाइट्स देते हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम कुछ रियल लाइफ कहानियों और न्यूरोलॉजी के जरिए ये समझें कि आदतें असल में काम कैसे करती हैं। और मैं ये कहूँगा कि किसी भी आदत को बदलने की दिशा में जो पहला कदम है ना, वो ये मानना है कि आदतें सिर्फ हमारी सोच या हवा में तैरता हुआ कोई विचार नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उनका एक बहुत ही ठोस भौतिक और न्यूरोलॉजिकल आधार होता है। मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग में ये आदतें असल में रहती कहाँ हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये न्यूरोलॉजिकल आधार आखिर है क्या? मेरा मतलब है, जब हम कहते हैं कि कोई काम हमारी आदत बन गया है, तो हमारे दिमाग के अंदर उस वक्त वास्तव में बदल क्या रहा होता है? तो हमारे दिमाग के काफी अंदर, बिल्कुल केंद्र के करीब ना, एक गोल्फ की गेंद के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। बेसल गैंग्लिया। ओके। हाँ। और ये जो हिस्सा है, ये आदतों को स्टोर करने का एक तरह से मुख्य कंट्रोल रूम है। हम्म। हमारे सोर्सेज में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत और एकदम रियल लाइफ का उदाहरण दिया गया है। वो यूजीन पॉली वाला केस। बिल्कुल भाई, यूजीन पॉली, जिन्हें मेडिकल रिसर्च की दुनिया में गोपनीयता बनाए रखने के लिए ईपी के नाम से जाना जाता था। हम्म। उनकी कहानी ना विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई थी। मैंने पढ़ा था कि उन्हें कोई भयंकर इन्फेक्शन हो गया था। हाँ, एक गंभीर वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनके दिमाग का वो हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था जो हमारी नई यादें बनाता है। मतलब उनकी शॉर्ट टर्म याददाश्त हमेशा के लिए चली गई थी। बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके लिए समय एक तरह से रुक ही गया था। वो कोई भी नई चीज नहीं सीख सकते थे। बिल्कुल नहीं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उन्हें अपनी खुद की उम्र तक याद नहीं रहती थी। ओहो गजब! और तो और, अगर कोई व्यक्ति उनसे मिलता और फिर कमरे से बाहर जाकर बस 1 मिनट बाद वापस आता ना, तो यूजीन उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाते थे। मतलब 1 मिनट में सब कुछ ब्लैंक? सब कुछ ब्लैंक। उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि उनके खुद के घर का किचन कहाँ है। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी। क्या हुआ? वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि भले ही यूजीन सचेत रूप से ये नहीं बता सकते थे कि किचन किस तरफ है, लेकिन जब भी उन्हें भूख लगती थी तो वे अपनी कुर्सी से उठते, हॉल से होते हुए सीधे किचन में जाते। बिना रास्ता याद हुए? हाँ, बिना रास्ता याद हुए वो सीधे किचन में जाते, एक खास कैबिनेट खोलते और वहां रखे मेवे या नट्स का डब्बा ढूंढकर आराम से खा लेते थे। ये तो किसी जादू जैसा लग रहा है। बिना याददाश्त के, अगर उन्हें घर का नक्शा याद ही नहीं था, तो उनके कदम एकदम सही जगह कैसे पहुंच रहे थे? कॉन्शियस रूप से ये याद नहीं था कि किचन कहाँ है, लेकिन उनके दिमाग के उस गोल्फ की गेंद वाले हिस्से ने उस रास्ते
और उस पूरे काम को एक आदत के रूप में स्टोर कर लिया था। तो मतलब आदतें और यादें दिमाग में एक जगह नहीं रहती। एकदम सही। यहीं से वैज्ञानिकों को पहली बार ये स्पष्ट रूप से समझ आया कि याददाश्त और आदतें दिमाग के दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में काम करती हैं। और आदतों का ये जो पूरा चक्र है ना, ये 3 मुख्य हिस्सों में चलता है। हाँ, वो जो हैबिट लूप होता है। हाँ, हैबिट लूप। पहला है संकेत या क्यू, दूसरा है दिनचर्या जिसे हम रूटीन कहते हैं, और तीसरा है इनाम यानी रिवॉर्ड। इसे ही विज्ञान की भाषा में हैबिट लूप कहा जाता है। मैं ना यहाँ एक छोटी सी एनालॉजी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है, मतलब वो आदतों का लूप बनाता ही क्यों है। हाँ, बताइए। देखिए, हमारा दिमाग हमारे शरीर के कुल वजन का मुश्किल से 2% हिस्सा होता है, राइट? लेकिन ये हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का 20% हिस्सा सोख लेता है। बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही भूखा अंग है। तो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता है। वो हमारे रोजमर्रा के कामों की एक चंक या गट्ठर बना देता है और हमें एक तरह से ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। चंकिंग की प्रक्रिया, बिल्कुल। हाँ, जैसे कार रिवर्स करने का ही उदाहरण ले लीजिए। शुरुआत में जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें शीशे देखने, स्टीयरिंग घुमाने और क्लच दबाने पर कितना ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहता है। हाँ, तब वो आदत नहीं होती, एक नया टास्क होता है। लेकिन कुछ महीनों बाद हम फोन पर बात करते हुए या गाने सुनते हुए भी आराम से कार रिवर्स कर लेते हैं। तो क्या यही वजह है कि बुरी आदतें इतनी आसानी से हम पर हावी हो जाती हैं? क्योंकि हमारा दिमाग बस आलसी है और ऊर्जा बचाना चाहता है। आलसी कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, लेकिन वो अत्यधिक कुशल या एफिशिएंट जरूर है। बात यह है कि जब कोई काम पूरी तरह से आदत बन जाता है ना, तो बेसल गैंग्लिया के एक्टिव होते ही दिमाग के बाकी हिस्से लगभग सो जाते हैं। मतलब जो हिस्से लॉजिक लगाते हैं? हाँ, खासकर वो हिस्से जो सचेत निर्णय लेते हैं। सोचने की प्रक्रिया एकदम न्यूनतम हो जाती है। इसीलिए बुरी आदतें हमारी परमिशन के बिना ही हम पर हावी हो जाती हैं। ओह, तो हम उस वक्त सोच ही नहीं रहे होते? बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग उस समय सही या गलत का फैसला कर ही नहीं रहा होता है। वो बस बेसल गैंग्लिया में स्टोर हुए एक पुराने प्रोग्राम को प्ले कर रहा होता है। लेकिन रुकिए, मुझे ना ये बात पूरी तरह गली नहीं उतर रही है। क्यों, क्या हुआ? अगर कहानी सिर्फ इतनी है कि संकेत मिला, हमने रूटीन फॉलो किया और इनाम पा लिया, अगर सिर्फ इतनी ही बात है, तो कल से ही कोई भी अपनी बुरी आदतें आसानी से छोड़ सकता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर मुझे पता है कि मेरे फोन की घंटी बजना एक संकेत है और उसे उठाकर देखना मेरा रूटीन है, तो मैं बस फैसला कर लूं कि मैं उसे नहीं देखूंगी, बात खत्म। लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा होता नहीं है। फोन बजता है तो हाथ अपने आप चला ही जाता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है। तो क्या हमारा दिमाग हमारे साथ कोई और खेल भी खेल रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस हैबिट लूप में एक और अदृश्य इंजन काम कर रहा होता है, जो हमें बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता। अदृश्य इंजन, वो क्या है? वो है तड़प, या जिसे हम अंग्रेजी में क्रेविंग कहते हैं। क्रेविंग। हाँ, सिर्फ संकेत और इनाम मिलकर किसी व्यवहार को एक स्थायी आदत नहीं बना सकते। उस इनाम की जो चाहत है ना, जो न्यूरोलॉजिकल तड़प है, असल में वही इस पूरी गाड़ी को खींचती है। तो ये जो तड़प है, ये हमारे दिमाग में पैदा कैसे होती है? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे समझने के लिए हमारे सोर्सेज में जूलियो नाम के एक बंदर पर किए गए एक बहुत मशहूर प्रयोग का जिक्र है। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जूलियो को एक अंधेरे कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा दिया। ओके। प्रयोग बहुत ही साधारण सा था। जब स्क्रीन पर एक खास आकार उभरता, जो कि जूलियो के लिए एक संकेत था, और जूलियो एक लीवर खींचता, जो उसका रूटीन था, तो उसे एक नली के जरिए ब्लैकबेरी का मीठा जूस मिलता था, जो कि उसका इनाम था। बिल्कुल। और वैज्ञानिकों ने जूलियो के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे ताकि उसकी दिमागी गतिविधियों को मॉनिटर किया जा सके। अच्छा, ताकि देख सकें कि अंदर चल क्या रहा है। हाँ, तो शुरुआत में जब जूलियो लीवर खींचता और जूस उसके मुंह में जाता, ठीक उसी वक्त उसके दिमाग में खुशी या संतुष्टि का एक बहुत बड़ा स्पाइक पैदा होता था। जो कि बहुत स्वाभाविक है। मतलब जब कुछ मीठा मिलेगा तो दिमाग खुश तो होगा ही ना। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन था। लेकिन जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ा और जूलियो को इस चीज की आदत पड़ने लगी, तो एक बहुत ही अद्भुत चीज होने लगी। क्या? अब जैसे ही स्क्रीन पर वो आकार उभरता ना, जूस मिलने से पहले ही जूलियो के दिमाग में खुशी का वो स्पाइक पैदा होने लगा। जूस मिलने से पहले ही? हाँ, उसके दिमाग ने उस इनाम की उम्मीद करना शुरू कर दिया था।
जूस मुंह में जाने से पहले ही न्यूरोलॉजिकल स्तर पर उसे वो रिवॉर्ड मिल चुका था। ओह माय गॉड, दिमाग ने पहले ही मान लिया कि मजा आने वाला है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? अगर किसी वजह से वैज्ञानिक जूस देने में देरी करते या जूस की नली को बंद कर देते तो जूलियो बहुत उदास हो जाता था। गुस्सा भी आता होगा उसे। हाँ, वो अग्रेसिव हो जाता था। वो उस जूस के लिए लिटरली तड़पने लगता था। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ब्लैकबेरी का जूस नहीं चाह रहा था, बल्कि वो उस भावना की उम्मीद कर रहा था जो उस जूस से जुड़ी हुई थी। सटीक, एकदम सही समझे आप। यही इनाम की उम्मीद आगे चलकर क्रेविंग या तड़प बन जाती है। हम असल में उस बाहरी इनाम के नहीं, बल्कि उस इनाम से पहले मिलने वाले उस न्यूरोलॉजिकल सिग्नल के आदी होते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। मार्केटिंग की दुनिया में ना, इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण मौजूद हैं। क्लॉड हॉपकिंस का ही उदाहरण ले लीजिए। वो एडवर्टाइजिंग वाले। हाँ, 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में रोज ब्रश करने का कोई खास चलन नहीं था। लोग कभी-कभार ही दांत साफ करते थे। हॉपकिंस को पेप्सोडेंट नाम का एक नया टूथपेस्ट बेचना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले दांतों पर जमने वाली उस अजीब सी फिल्म या परत को लोगों के लिए एक संकेत बनाया कि देखिए, आपके दांतों पर यह परत है। स्मार्ट मूव। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने टूथपेस्ट के अंदर मिंट का तेल और कुछ ऐसे रसायन मिलाए जिससे मुंह में एक अजीब सी झुनझुनी या टिंगलिंग का एहसास होता था। एक ताजगी महसूस होती थी। अच्छा, तो वो झुनझुनी ही वो चीज थी जिसने लोगों के दिमाग में क्रेविंग पैदा की। 100%। उस झुनझुनी का ना दांतों की असली सफाई से कोई वैज्ञानिक लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक सेंसेशन था। मतलब बिना उस झुनझुनी के भी दांत उतने ही साफ हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते थे। लेकिन लोगों के दिमाग ने यह मान लिया कि अगर मेरे मुंह में ये झुनझुनी हो रही है, इसका मतलब मेरे दांत साफ हो रहे हैं। लोग सुबह उठते ही उस ताजगी और झुनझुनी के एहसास के लिए तड़पने लगे। क्या बात है। फैब्रीज नाम के मशहूर रूम फ्रेशनर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। फेवरीज के साथ क्या हुआ था? जब तक उसमें खुशबू नहीं डाली गई थी ना, वो प्रोडक्ट बाजार में पूरी तरह फ्लॉप था। वो बदबू तो हटा देता था, पर लोगों को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था। ओह, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि सफाई हुई है या नहीं। हाँ, फिर कंपनी ने उसमें एक ताज़ा खुशबू मिला दी और सफाई के बाद हवा में फैलने वाली वो जो खुशबू का एहसास था, वो इनाम बन गया जिसकी लोगों को सफाई के अंत में क्रेविंग होने लगी। ये वाकई में बहुत ही गहरी बात है। तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि हम असल चीज के बजाय उस भावना के आदी हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है तो शायद वो सिर्फ निकोटीन का आदी नहीं है, बल्कि वो उस छोटे से ब्रेक, उस गहरी सांस या उस तनाव कम होने वाली भावना का आदी होता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। या फिर जंक फूड के मामले में देख लें, हम सिर्फ कैलोरी या फैट नहीं खा रहे होते, बल्कि उस कुरकुरेपन या जीभ पर लगने वाले उस नमक के एहसास की तड़प महसूस करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। हम बस उस न्यूरोलॉजिकल स्पाइक के आदी होते हैं जो हमारे दिमाग को बताता है कि अरे वाह, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और जब तक वो क्रेविंग पैदा नहीं होती ना, तब तक कोई भी नया व्यवहार पक्की आदत नहीं बन सकता। और यही कारण है कि पुरानी आदतों को बदलना इतना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमने अपने दुश्मन को तो पहचान लिया है। ये पूरा न्यूरोलॉजी का खेल है जिसमें बेसल गैंग्लिया, हैबिट लूप यानी संकेत, रूटीन, इनाम और ये बहुत ही शक्तिशाली तड़प शामिल है। हाँ, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर काम करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस लूप को हैक कैसे किया जाए? मतलब एक पुरानी एकदम जिद्दी आदत को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए चार्ल्स टुहिग ने आदतों को बदलने का एक बहुत ही शानदार गोल्डन रूल दिया है। गोल्डन रूल? क्या है वो? ये नियम बहुत सीधा है। देखिए, आप ट्रिगर या संकेत को हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। हाँ। और आप इनाम की उस तड़प को भी पूरी तरह दबा नहीं सकते। हाँ, वो तो दिमाग में वायर्ड है। तो इसका तरीका ये है कि आप संकेत वही रहने दें, इनाम भी वही रखें, बस बीच की जो दिनचर्या या रूटीन है ना, उसे बदल दें। ये गोल्डन रूल सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, मुझे पूरा यकीन है कि इसे असल जिंदगी में लागू करना उतना ही मुश्किल होगा। मुश्किल तो है क्योंकि दिमाग विरोध करता है। हमारे सोर्सेज मोत इसे लागू करने का एक पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है। और मुझे ना वो कुकी वाला उदाहरण बहुत ही दिलचस्प लगा। हाँ, वो डुहिग का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, ये किसी जासूसी कहानी की तरह लगता है जहाँ एक इंसान अपनी ही आदतों की जासूसी कर रहा है। चलिए, इस पूरे सफर को गहराई से समझते हैं। जरूर। तो डुहिग ने अपनी ही किताब में अपनी एक बहुत बुरी आदत का जिक्र किया है। उनका वजन ना करीब 8 पाउंड बढ़ गया था। जो कि काफी होता है। हाँ, और उनकी आदत क्या थी? रोज दोपहर में अपनी डेस्क से उठना, अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में जाना और वहां से एक बड़ी सी चॉकलेट चिप कुकी खरीद कर खाना। सिर्फ एक कुकी से इतना वजन? रोज खाने से फर्क पड़ता है। उन्होंने इसे रोकने की बहुत कोशिश भी की। अपनी डेस्क पर एक नो मोर कुकीज का स्टिकर भी लगाया,
लेकिन जैसे ही दोपहर होती वो तड़प इतनी हावी हो जाती कि उस टिकर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है। हम कितने भी अलार्म लगा लें, रिमाइंडर लगा लें, पर जब वो बेसल गैंग्लिया अपना काम शुरू करता है ना, तो हम सब भूल जाते हैं। तो बिल्कुल। तो उन्होंने इस लूप को तोड़ने की शुरुआत आखिर कैसे की? उन्होंने खुद को ना एक रिसर्चर की तरह ट्रीट किया। सबसे पहले उन्हें अपनी रूटीन की पहचान करनी थी, जो कि सबसे स्पष्ट हिस्सा होता है। हाँ, जो हम कर रहे हैं वो तो हमें पता ही है। तो उनके मामले में रूटीन साफ था। दोपहर में उठना, कैफेटेरिया जाना, कुकी खरीदना और दोस्तों के साथ गपशप करते हुए उसे मजे से खाना। ठीक है, रूटीन तो शीशे की तरह साफ है। असली चुनौती तो ये पता लगाना है कि इसके पीछे की असली तड़प क्या है, वो क्रेविंग किस चीज की है। बिल्कुल सही। और यहीं पर उन्होंने इनाम के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्हें ये पता लगाना था कि यार मैं ये कुकी खा क्यों रहा हूँ, मेरी असली तड़प क्या है। क्या वो सच में भूख थी? अलग अलग दिन ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। जैसे पहले दिन कुकी खाने के बजाय वे बस बाहर टहलने गए और वापस डेस्क पर आ गए। ओके। दूसरे दिन वो कैफेटेरिया गए, लेकिन कुकी की जगह उन्होंने एक सेब खा लिया। तीसरे दिन वो कैफेटेरिया गए ही नहीं, बस एक दोस्त की डेस्क पर गए, 10 मिनट बात की और वापस अपनी जगह पर आ गए। और अलार्म का क्या रोल था इसमें? हर एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपनी डेस्क पर आते और अपनी घड़ी में 15 मिनट का अलार्म लगा लेते। 15 मिनट बाद जब अलार्म बजता तो वो खुद से एक सवाल पूछते थे, क्या मुझे अभी भी उस कुकी की तड़प हो रही है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम खुद को धोखा देते हैं। हाँ, हम असली वजह छुपा लेते हैं खुद से। बिल्कुल। हमें लगता है कि हमें मीठा खाने की तलब हो रही है, जबकि हो सकता है कि हमारा दिमाग सिर्फ काम से एक छोटा सा ब्रेक मांग रहा हो। सही कहा। तो जब उन्होंने सेब खाने के बाद भी कुकी की तलब महसूस की, तो ये साबित हो गया कि मामला भूख का तो बिल्कुल नहीं था। एकदम सही। और जब उन्होंने दोस्त से बात करने के बाद पाया कि कुकी की वो तड़प पूरी तरह से गायब हो गई है, तो उन्हें अपना असली इनाम मिल गया। हाँ, वो इनाम कुकी थी ही नहीं। कुकी तो बस एक बहाना था। हाँ, वो इनाम था समाजीकरण, यानी सोशलाइज करना और काम से एक छोटा सा मानसिक ब्रेक लेना। ये तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। जब आपको अपना असली इनाम मिल जाता है, तो आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद एक और बहुत मुश्किल काम आता है, संकेत को अलग करना या उसे पहचानना। ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी में सूचनाओं का इतना ज्यादा शोर है ना, फोन बज रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, कि ये समझना बहुत कठिन हो जाता है कि आखिर दिन के किस एक पल ने हमें वो काम करने पर मजबूर किया। तो इस शोर में से सही ट्रिगर या संकेत को कैसे पहचाना जाए? क्या इसके लिए भी विज्ञान के पास कोई तरीका है? हाँ, है ना। वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर लगभग सभी संकेत ना 5 मुख्य श्रेणियों में आते हैं। अच्छा, वो 5 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहला है स्थान या लोकेशन, मतलब आप उस समय कहाँ हैं। ओके, लोकेशन। दूसरा है समय, कितने बज रहे हैं। तीसरा है आपकी भावनात्मक स्थिति, मतलब आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बोर हो रहे हैं, तनाव में हैं या थके हुए हैं। हाँ, इमोशंस तो बहुत बड़ा ट्रिगर होते हैं। बिल्कुल। चौथा है आसपास के लोग, उस वक्त आपके आसपास कौन है। और पांचवा है ठीक पहले की गई कार्रवाई, मतलब आपने उस तलब के उठने से ठीक एक पल पहले क्या किया था। तो जब डुइग ने 3-4 दिन तक अपनी डायरी में इन 5 सवालों के जवाब लिखे, तो क्या उन्हें कोई पैटर्न दिखा? हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आया। समय हमेशा दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का होता था। ओके। उनकी भावनात्मक स्थिति आमतौर पर बोरियत होती थी और ठीक पहले की कार्रवाई हमेशा किसी मुश्किल ईमेल का जवाब देना होती थी। तो फाइनली उन्हें अपना असली संकेत मिल गया। हाँ, रोज दोपहर 3 साढ़े 3 बजे काम से होने वाली बोरियत। लेकिन मेरा यहाँ ना एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। पूछिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ लोग लगातार मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मीटिंग्स में भाग रहे हैं, क्या किसी भी आम इंसान के लिए डायरी लेकर इन संकेतों को लिखना और ट्रैक करना वाकई मुमकिन है? मतलब क्या ये बहुत ज्यादा काम नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और शुरुआत में ना ये वाकई एक बोझ लग सकता है। हाँ, लोग 2 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि आपको ये पूरी जिंदगी नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 या 4 दिन तक अपने व्यवहार का ये डेटा इकट्ठा करना है। सिर्फ 3-4 दिन? हाँ, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपका असली ट्रिगर क्या है, आप उस बेसल गैंग्लिया के ऑटो पायलट मोड से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। थोड़ी सी जागरूकता या माइंडफुलनेस ही इस पूरी प्रक्रिया की मास्टर चाबी है। बात तो सही है। अगर बीमारी का पता ही नहीं चलेगा, तो इलाज कैसे होगा? तो अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। संकेत है, जो कि दोपहर 3:30 की बोरियत है, रूटीन है, कैफेटेरिया जाके कुकी खाना,
और असली नाम है दोस्तों से बात करके एक ब्रेक लेना। सब कुछ डिकोड हो गया। तो अब बदलाव की असली योजना कैसे बनेगी? अब उस पुरानी प्रोग्रामिंग को दोबारा लिखने का समय आता है। इसके लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होती है। डुहिग ने अपनी योजना कुछ इस तरह बनाई कि हर रोज दोपहर 3:30 बजे जब मुझे बोरियत महसूस होगी तो मैं कैफेटेरिया जाने के बजाय किसी दोस्त की डेस्क पर जाऊंगा और 10 मिनट बात करूंगा। और इसे याद रखने के लिए शायद उन्होंने अपनी घड़ी में 3:30 का अलार्म भी सेट कर लिया होगा। लेकिन क्या ये पहले ही दिन काम कर गया? नहीं, शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोई भी आदत रातों रात नहीं बदलती। तो क्या हुआ फिर? कुछ दिन तो वो अलार्म बजने के बाद भी भूल गए। कुछ दिन ऐसा हुआ कि कोई दोस्त बात करने के लिए फ्री नहीं मिला तो उन्होंने हार मान कर फिर से जाके कुकी खा ली। रिलैप्स हो गए। हाँ, लेकिन जिन दिनों उन्होंने अपनी इस नई योजना का सख्ती से पालन किया ना, उन्हें काम के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ और कुछ ही हफ्तों के लगातार अभ्यास से ये उनका नया ऑटो पायलट बन गया। वाओ! हाँ, 3:30 बजते ही वो बिना ज्यादा सोचे अपनी डेस्क से उठते, किसी से बात करते और फ्रेश होकर वापस काम पर लग जाते। कुकी खाने की वो पुरानी और जिद्दी आदत हमेशा के लिए टूट गई। ये तो एक शानदार जीत है। लेकिन जब हम बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर हमारी इच्छा शक्ति या जिसे हम विल पावर कहते हैं वो बीच में आ जाती है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। स्रोतों में इच्छा शक्ति को ना एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। अक्सर हम सोचते हैं कि इच्छा शक्ति कोई ऐसा गुण है जो या तो आप में जन्म से है या फिर नहीं है। लेकिन विज्ञान इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। अच्छा, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार इच्छा शक्ति कोई स्थिर गुण नहीं है। वैज्ञानिक इसे शरीर की किसी मांसपेशी या मसल की तरह मानते हैं। मसल की तरह? हाँ, जैसे आप जिम में लगातार वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां थक जाती हैं ना, वैसे ही दिन भर ऑफिस का तनाव झेलने, मुश्किल फैसले लेने और खुद के गुस्से को कंट्रोल करने से शाम तक आपकी इच्छा शक्ति की मसल पूरी तरह से थक जाती है। हाँ, अब समझ आया। इसीलिए हम सुबह तो बड़ी आसानी से सेहतमंद सलाद खा लेते हैं, लेकिन रात को थक हार कर ऑफिस से लौटने के बाद जब कुछ पकाने का मन नहीं होता तो हम फोन उठाकर सीधे पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। बिल्कुल सही। हमारी इच्छा शक्ति की मांसपेशी उस समय तक पूरी तरह जवाब दे चुकी होती है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और पता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इस न्यूरोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? स्टारबक्स का उदाहरण हमारे सोर्सेज में बहुत गहराई से दिया गया है। कॉफी वाली कंपनी? हाँ, स्टारबक्स ने ऑब्जर्व किया कि उनके कर्मचारियों की इच्छा शक्ति दिन भर तो ठीक रहती थी, लेकिन जब कोई ग्राहक अचानक चिल्लाने लगता या काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लग जाती तो कर्मचारियों की इच्छा शक्ति टूट जाती थी और वे गुस्सा कर देते थे। जो कि बहुत ह्यूमन रिएक्शन है। कोई आप पर चिल्लाएगा तो आप भी पलटकर जवाब देंगे। बिल्कुल। कंपनी ने इन तनावपूर्ण क्षणों को इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स नाम दिया। तो कंपनी ने इस समस्या का समाधान कैसे निकाला? क्योंकि आप ग्राहकों का चिल्लाना तो बंद नहीं कर सकते। यहीं पर उन्होंने हैबिट लूप का बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए विल पावर हैबिट लूप्स तैयार किए। विल पावर हैबिट लूप्स? ये कैसे काम करते हैं? उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट रूटीन बनाया जिसे वो लाटे मेथड कहते हैं। लाटे, LATTE। हाँ, एल का मतलब है लिसन यानी ग्राहक की बात ध्यान से सुने। ए का मतलब एक्नॉलेज यानी उनकी शिकायत को स्वीकार करें। ओके। पहले टी से टेक एक्शन यानी समस्या सुलझाने के लिए तुरंत कदम उठाएं। दूसरे टी से थैंक, उन्हें धन्यवाद दें। और ई से एक्सप्लेन यानी समस्या क्यों हुई ये शांति से समझाएं। मेथड तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक एक्रोनिम बना देने से क्या होता है? मतलब इसका कोई न्यूरोलॉजिकल फायदा है क्या? बिल्कुल है। फायदा यह है कि स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को इस लाटे मेथड की बार-बार प्रैक्टिस कराता है, रोल प्ले करवा के। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे एक सैनिक को युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, जब कोई ग्राहक चिल्लाता है तो इंसान का स्वाभाविक फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। हाँ, हार्ट रेट बढ़ जाता है। उस गुस्से को दबाने में बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति खर्च होती है। लेकिन जब लाटे मेथड की प्रैक्टिस करके उसे एक पक्की आदत बना लिया जाता है ना, तो ये काम बेसल गैंग्लिया में चला जाता है। ओह, तो अब उन्हें सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। अब कर्मचारी को खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ती। उनका दिमाग सीधे इस लाटे ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। ये तो जीनियस है। हाँ, तनाव के उन क्षणों में भी वे बिना थके एकदम शांत रह पाते हैं, क्योंकि अब एक आदत है। इसके लिए उन्हें कोई सचेत संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। ये तो कमाल का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कंपनी ने मुश्किल फैसलों को एक आदत में बदलकर कर्मचारियों की इच्छा शक्ति को खर्च होने से ही बचा लिया। बिल्कुल। इसी बड़े बदलाव के संदर्भ में ना,
जेम्स क्लियर के लेख और डुहिक की किताब में कीस्टोन हैबिट्स का भी जिक्र किया गया है। हाँ, कीस्टोन हैबिट्स, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये क्या होती हैं और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कीस्टोन हैबिट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। ये वे छोटी छोटी जीत या बुनियादी आदतें होती हैं जो देखने में तो बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनाते हैं तो ये आपके जीवन के बाकी हिस्सों में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती हैं। मतलब एक आदत से दूसरी आदत सुधरने लगती है? हाँ, ये ऐसी आदतें हैं जो आपके अंदर एक नया ढांचा तैयार करती हैं। जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर लगाना। मैंने अक्सर पढ़ा है कि जो लोग रोज सुबह अपना बिस्तर लगाते हैं वे दिन भर ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनका बजट भी बेहतर होता है और वे ज्यादा सेहतमंद रहते हैं। अब तार्किक रूप से सोचें तो चादर तय करने का पैसे बचाने से क्या लेना देना हो सकता है? अगर सीधे तौर पर देखें तो कोई लेना देना नहीं है। बिस्तर लगाने से आपके बैंक अकाउंट में पैसे थोड़ी आ जाते हैं। वही तो। लेकिन यहाँ मनोविज्ञान काम करता है। जब आप सुबह उठते ही अपना बिस्तर लगाते हैं ना, तो आप अवचेतन रूप से अपनी पहचान बदल रहे होते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट। हाँ, आप खुद को ये संदेश देते हैं कि मैं एक व्यवस्थित इंसान हूँ। दिन की पहली छोटी चुनौती जीतने से जो अनुशासन पहला होता है, वो दिन भर के आपके दूसरे फैसलों को अपने आप प्रभावित करता है। वाओ। इसका एक और बेहतरीन वैज्ञानिक उदाहरण फूड जर्नल का है, जो हमारे सोशल में भी दिया गया है। फूड जर्नल, उसमें क्या हुआ था? एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों के एक समूह को अपनी डाइट या रूटीन बदलने के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया। तो फिर क्या कहा गया? उनसे बस इतना कहा गया कि भाई आप दिन भर में जो भी खाएं उसे बस एक डायरी में लिख लें। सिर्फ लिखना? कोई डाइट प्लान नहीं फॉलो करना, कोई कसरत नहीं करनी? कुछ नहीं, सिर्फ लिखना। और इसका क्या नतीजा निकला? नतीजा इतने हैरान करने वाले थे कि जिन लोगों ने सिर्फ अपना खाना डायरी में लिखा, उन्होंने उन लोगों की तुलना में 2 गुना वजन कम किया जो बहुत सख्त डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे। ये कैसे संभव है? मतलब डायरी में लिखने भर से वजन कैसे कम हो सकता है? उनके अंदर जागरूकता या अवेयरनेस का एक बिल्कुल नया स्तर पैदा कर दिया। अच्छा, वो खुद को ऑब्जर्व करने लगे? हाँ, जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्हें अपने खुद के पैटर्न दिखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि अरे, मैं तो रोज सुबह 10 बजे बोर होकर बेवजह चिप्स खा रहा हूं। जो पहले ऑटो पायलट पे हो रहा था। बिल्कुल, इस जागरूकता ने उनके ऑटो पायलट को तोड़ दिया। अब उन्होंने चिप्स की जगह वहां सेव रखना शुरू कर दिया। डायरी लिखने की उस एक छोटी सी आदत ने उनके जीवन में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिसने उनके खाने पीने की बाकी सारी आदतों को अपने आप सुधार दिया। ये तो बहुत पावरफुल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, हाँ। तो जब लोग ये मान लेते हैं कि बदलाव संभव है और वो अपनी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर या योजनाएं बना लेते हैं, तो पुरानी और बुरी आदतें दिमाग से मिटती नहीं हैं, बल्कि वे नई मजबूत आदतों के नीचे दबने लगती हैं। मतलब नई आदतें पुरानी आदतों को क्राउड आउट कर देती हैं। एकदम सही। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या सिर्फ एक कीस्टोन आदत, जैसे रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना या अपना बिस्तर लगाना, वास्तव में हमारे जीवन के उन हिस्सों को सुधार सकती है जिनका उस आदत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है? विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों यही साबित करते हैं। ये सब ना उस आत्मविश्वास और विश्वास के बारे में है जो एक छोटी सी जीत आपके अंदर पैदा करती है। सेल्फ बिलीफ। हाँ, जब आपको लगता है कि आपका अपने जीवन के किसी एक छोटे से हिस्से पर पूरा नियंत्रण है, तो वो नियंत्रण और वो सकारात्मकता आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में छलकने लगती है, स्पिल ओवर होने लगती है। ये बहुत ही सशक्त विचार है। तो चलिए, आज हमने इस गहरी चर्चा से जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार समेट लेते हैं। जरूर। आदतों को बदलना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक बहुत विस्तृत स्टडी के अनुसार हमारे रोजमर्रा के कामों का 40% हिस्सा हमारा कोई सचेत निर्णय नहीं होता, बल्कि हमारी आदतें होती। 40%? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब हमारे दिन का लगभग आधा हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इन आदतों के लूप यानी संकेत, रूटीन और इनाम को अच्छे से समझ लें, उस बेसल गैंग्लिया के कार्य प्रणाली को पहचान लें और उस तड़प को डिकोड कर लें जो हमें चला रही है, तो हम अपनी सबसे जिद्दी आदत पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। कोई भी आदत अजेय नहीं है। हाँ, ये जानकारी हमें अपना जीवन खुद चलाने की शक्ति, हमारी एजेंसी वापस देती है। हम सिर्फ अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम नहीं हैं, बल्कि सही टूल्स के साथ हम खुद उसके प्रोग्रामर बन सकते हैं। इससे एक अहम सवाल उठता है। हमारे आज के सोर्सेज में MIT के मशहूर वैज्ञानिक एन ग्रेबियल का एक बहुत ही गहरा कथन दिया गया है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने अपने शोध के आधार पर यह कंक्लूड किया था कि आदतें कभी भी पूरी तरह गायब नहीं होती।
वे दिमाग की संरचनाओं में हमेशा के लिए एनकोड हो जाती हैं। मतलब एक बार जो आदत बन गई वो हमेशा हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं छिप कर बैठी रहती है, बस अपने ट्रिगर होने का इंतजार करती है। बिल्कुल। और आमतौर पर ना हम इस वैज्ञानिक तथ्य को सिर्फ एक नेगेटिव नजरिए से देखते हैं। हाँ, कि शराब, सिगरेट या जंक फूड की पुरानी लत कभी भी वापस लौट सकती है। बिल्कुल। लेकिन जरा इसका एक दूसरा और पॉजिटिव पहलू सोचिए। अगर बुरी आदतें दिमाग में हमेशा छिपी रहती हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये भी तो है कि हमारे बचपन की वो भूली हुई अच्छी और सकारात्मक आदतें भी हमारे दिमाग के उस बेसल गैंग्लिया में कहीं ना कहीं आज भी सुरक्षित हैं। हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जैसे बिना किसी डर के नए सवाल पूछना, रंगों से दीवार पर चित्र बनाना, छोटी छोटी बातों पर खुलकर हंसना या बिना थके बस दौड़ते रहना। बिल्कुल, वो सारी बेहतरीन आदतें वही हैं, वे कहीं गई नहीं हैं। बस उनका वो संकेत और इनाम हमारे आज के इस तनाव भरे जीवन से कहीं गायब हो गया है। क्या हम आज इतने सालों बाद अपने जीवन में सिर्फ सही संकेत और सही इनाम का दोबारा परिचय कराकर उन पुरानी सकारात्मक आदतों को वापस जगा सकते हैं? क्या बात है। क्या हम अपने अंदर के उस जिज्ञासु और ऊर्जावान बच्चे की आदतों को फिर से अपनी दिनचर्या बना सकते हैं? ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला और बहुत ही खूबसूरत विचार है। चर्चा की शुरुआत में हमने बात की थी कि आदतों का परिदृश्य एक टूटी हुई एक्सरे मशीन की तरह धुंधला होता है। हाँ, शुरुआत वहीं से हुई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर हम संकेत, रूटीन और इनाम के इस वैज्ञानिक लेंस का इस्तेमाल करें तो हम उस धुंधलेपन के पार बहुत साफ साफ देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। हम न सिर्फ अपनी आज की बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी उन भूली हुई अच्छाइयों को भी वापस ला सकते हैं जो हमारे ही दिमाग में कहीं गहरी नींद में सो रही हैं। शायद कोई बहुत पुरानी अच्छी आदत बस एक सही संकेत के इंतजार में बैठी हो। इस विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। खुद की आदतों को गौर से देखिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा जागरूकता से ही होती है।